एक न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दैट विल बी द सिग्मा और पाई। जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो भी होते हैं, और वो लिमिटेड एलिमेंट्स में होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग को ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अगर इसके पास किसी मॉलिक्यूल के पास एन है तो वो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है, पाई है वो थोड़ा कम है, सिग्मा है और कम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का सीक्वेंस है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। तो ये न्यूक्लियोफाइल है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सेस, या तो बॉन्डेड होंगे या तो नॉन बॉन्डेड होंगे। नॉन बॉन्डेड होगा तो एन, यानी कि उसके पास एटम क्या होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। और नाइट्रोजन होगा तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग देने वाला होगा वो। तो नाइट्रोजनस कंपाउंड हमेशा ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल होते हैं, या हम दूसरी लैंग्वेज में बोले न्यूक्लियोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और बेस भी वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तभी तो सारे अल्कलॉइड्स वगैरह बेसिक कम, इनका नाम एल्कोलॉइड्स, एल्काली, यानी नाइट्रोजनस कंपाउंड जो भी है सब ऑलमोस्ट बेसिक है। तो क्योंकि उनके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो न्यूक्लियोफाइल। तो ये हो गया नाइट्रोजन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, या पाई और सिग्मा, इस तरह से एनर्जी सीक्वेंस है। सिग्मा क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए इनको सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो अगर हम इस पर डिस्कस करें कि ये किस तरह से ये इसको एक न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है, इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके इंटरेक्शन से या तो सिंगल बॉन्ड बनता है, या तो डबल बॉन्ड, या तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के इंटरेक्शन के बीच में अगर कोई बॉन्ड बन रहा है तो या सिंगल बॉन्ड, हर सारे मॉलिक्यूल्स बॉन्ड ही बनाते हैं, तो यानी कि बॉन्ड बनाते हैं स्टेबल होने के लिए। एक प्रोसेस पूरी स्टेबिलिटी की प्रोसेस है। अगर हम ह्यूमन बॉडी से भी कोरिलेट करें, ये भी एक स्टेबिलिटी की प्रोसेस है। हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो हम पानी लेते हैं और हमारी बॉडी स्टेबल हो जाती है, कूल हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है। सर एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है, नेचुरल प्रोसेस से लेकर या केमिकल प्रोसेस से, सब सेटल्ड होना चाहते हैं, एनर्जी कम होना चाहता है। तो इसलिए सिग्मा, अगर मैं यहाँ सिग्मा देख, सिग्मा डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में हमें सिंगल बॉन्ड बनना चाहेगा, ये एनर्जी कम होना चाहेगा, इसलिए वो जल्दी रिड्यूस भी हो जाता है। तो एनर्जी का एकदम कोरिलेशन है इसके साथ, रिएक्टिविटी के साथ। जितनी एनर्जी ज्यादा है उतनी रिएक्टिविटी है, उसको सेटल होना है, कम एनर्जी चाहिए, हर मॉलिक्यूल को कम एनर्जी चाहिए। तो इस प्रोसेस में न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल इंटरेक्शन में ये या तो पाई इलेक्ट्रॉन या सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, या एन जो कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर में रहता है, उसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं एक एग्जांपल से के थ्रू बताऊं कि अमीन कंपाउंड है RNH, और यहीं पर एक RCH3 है, यानी कि मीथेन, इथेन वगैरह जो भी है, मैं इसमें इलेक्ट्रोफाइल यहाँ रख दिया। तो मैं अब बात करूं कि इन दोनों में से रिएक्टिव कौन होगा, तो ये होगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पर तो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और यहाँ पर सिग्मा तो है ही, इसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल होने का एक रीजन है उसका अच्छा होने का, क्योंकि उसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, और उसके पास सिग्मा तो है ही, बट उससे ज्यादा एनर्जी के नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ज्यादा एनर्जी है मतलब ज्यादा रिएक्टिविटी, इसीलिए नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या है इस केस में, अगर मैं एग्जांपल देखूं तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे स्टार्टिंग ऑफ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बॉन्ड बनाने के लिए है। न्यूक्लियोफाइल हर एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन करेगा, उसमें से एक न्यूक्लियोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से होगा। तो हमें इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है, अगर मैं यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं तो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि फ्लो ऑफ रिएक्शन इस तरह से है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं
इस तरफ इलेक्ट्रोफाइल पर ये डोनेट इस तरफ जो विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाए, क्योंकि ये फ्लो इस तरह से है। अगर मैं डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं इलेक्ट्रोफाइल में तो रिएक्शन रेट कम हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा अगर हमें फ्लो पता है, हमें एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में फ्लो अगर पता है कैसे हो रहा है या कौन सा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, तो हम उसके रेट और रेट भी बता सकते हैं। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल का फ्लो होने के लिए, न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग होने के लिए उसमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। नाइट्रोजनस कंपाउंड मोर न्यूक्लियोफिलिक, जबकि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन में भी है होता है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट भी है। तो इसको तो हम बहुत बार नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कंपैरिजन हम बहुत बार करेंगे, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में भी आता है। बट कॉन्सेप्ट यही है, नाइट्रोजनस कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी ज्यादा रखता है कंपेयर टू द ऑक्सीजन। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल की बात है, धीरे आगे भी हम बहुत बार आएगा ये न्यूक्लियोफाइल। बट न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में से सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ही बनेगा। तो हम लोगों ने स्टार्ट की थी सिंगल बॉन्ड से इसकी स्टडी। ये तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इसी तरह से बनते हैं। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी डबल बॉन्ड की तरह है, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है। सिंगल बॉन्ड था आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इसमें पाई और सिग्मा है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज है। ये हो गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या 3D इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, sp2 हो गया, प्लेनार हो गया, प्लेनार, और ये हो गया sp3। इन तरह से बॉन्ड हो सकते हैं, बाकी तो कुछ होता नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। वो तो मेटल में होंगे कोवेलेंट बॉन्ड, तो हम यहाँ मेटेलिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये होगा लीनियर, लीनियर। ठीक है, तीनों तरह। तो हम सिंगल बॉन्ड पर इस सिंगल बॉन्ड पर आ जाते हैं, जो कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्शन से बना है। सिंगल बॉन्ड का एक 3D स्ट्रक्चर है। पहले तो इसका जो एंगल है 109, डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं इसको, 109.8। ठीक है, ये है sp3 हाइब्रिडाइज। सिंगल बॉन्ड रूम टेम्परेचर पर रोटेट होता है। ठीक है, उससे पहले रोटेट होने से पहले हम सिंगल बॉन्ड को देखते कैसे हैं, तो इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो इसको ये तो दो तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं सिंगल बॉन्ड को, या तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो जाता है, या स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। ये तो नॉर्मल है 2D को देखने के लिए, इसमें हमें 3D ओरिएंटेशन नहीं पता चलता है कि ये 3D में तो सर्कल तो होगा ही, एक मेरे साइड होगा और एक अपोजिट साइड होगा। तो ये 3D देखने के लिए हमें इस तरह से, जैसा बॉक्स देखते हैं ना, ये एक बॉक्स होगा 2D बॉक्स, और ये होगा 3D बॉक्स। ये होगा आपका 3D बॉक्स। तो 3D में इसकी हमें और भी ओरिएंटेशन पता चलती है। तो ये 3D बॉक्स हो गया, अगर हम क्लियर इसको बनाएं, ये 3D बॉक्स। तो इसी तरह से ये सिंगल 2D स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला। लेकिन हमें सिंगल बॉन्ड हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइज होता है, इसलिए हमारा इसका काम चलेगा नहीं। तो हम इसको देखने के दो तरीके, ये मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स के अंदर रहता है सिंगल बॉन्ड का ओरिएंटेशन। ये तो हम बाद में करेंगे इसको डॉकिंग में। दो तरह से इसको हम देख सकते हैं, एक डैश वेज प्रोजेक्शन से, जिसको हम डैश और वेज बोलते हैं। हाँ, सॉलिड लाइन हो गई, सॉलिड वेज। तो मेरी साइड, मैं जहां पर मैं आप या आप देख रहे हैं जिस साइड को, उस साइड को ये आपको दिख रहा है। और डैश लाइन मतलब तुमसे दूर, यानी कि जो ये मुझे दिख रहा है वो ये है, और मुझसे दूर वाला ये है। तो ये वेज लाइन हो गया, इसको बोलते हैं डैश वेज प्रोजेक्शन। सिंगल बॉन्ड को हम इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा होगा फिशर प्रोजेक्शन। फिशर, इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब टुवर्ड्स मी। ये क्वेश्चन जीपेट में आ रखा है 2019 में, HIV, हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स में व्यू। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड के लिए होगा, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर होता है। डबल बॉन्ड हमारा प्लेनार होता है, प्लेन है, एकदम प्लेन। तो ये जैसे बेंजीन रिंग हो गया, तो ये प्लेन है ना, तो इसमें ऊपर है या नीचे एक प्लेट जैसा है, या जो मैंने बॉक्स ये बनाया था उस तरह से। तो इसका ओरिएंटेशन डैश और वेज और फिशर प्रोजेक्शन, ये लाइन हमेशा याद रखना,
टुवर्ड्स मी। इस तरह से इसका प्रोजेक्शन होता है, 3D प्रोजेक्शन ऑफ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक तो प्रोजेक्शन हो गया, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और पहली इंपॉर्टेंट बात है, सिंगल बॉन्ड क्या करता है, रूम टेम्परेचर पर रोटेट करता रहता है। अगर मैं एक कार्बन कार्बन बॉन्ड को देखूं, कार्बन कार्बन बॉन्ड जिसमें यहाँ पर कोई आर ग्रुप लगा है और ये आर ग्रुप लगा है, तो ये क्या है, रोटेट करता रहेगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, इस तरह से ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है सिग्मा बॉन्ड में। हाँ, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमारा जितना फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में है उतना हम लोग पढ़ते हैं। और ये पाई इंटरेक्शन होता है, पार्शियल इंटरेक्शन, इसलिए वहां पर रोटेट नहीं करता है। सिग्मा बॉन्ड रोटेट करते करते क्या हो जाता है, जब आर आर पोजिशन हो इसमें, तो ये इस तरह से दो फॉर्म में कभी कभी, या कभी कभी नहीं, हमेशा ही आ जाता है। जब दोनों इंटरेक्शन हो, ये हो गया एक, जो ये स्ट्रक्चर कैसा है, कार्बन कार्बन, यहाँ CH3 है, ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये कार्बन एक ये है, ये वाला दूसरा वाला ये है, जिसको मैं ये दिखा रहा हूं। जब एक साथ वो आ गए तो वो हो गया एक्लिप्स्ड, ये और ये। इसमें क्या है, स्ट्रेन है, स्ट्रेन है मतलब स्ट्रेन एनर्जी है, यानी एनर्जी है, तो ऑब्वियस सी बात अनस्टेबल हो गया। एनर्जी तो हमें चाहिए ही नहीं मॉलिक्यूल्स को। जैसे ही एनर्जी आएगी कोई भी रीजन से, चाहे वो दो तरह के रीजन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रीजन या स्टेरिक रीजन। ठीक है, या तो स्टेरिक रीजन या इलेक्ट्रॉनिक रीजन, ये दोनों तरह से इंटरेक्शन कर रहा है, तो ये हो गया एक्लिप्स। जब इन दोनों के बीच में 180 का फॉर्म आ जाता है, उसको बोलते हैं स्टैगर्ड, जो कि स्टेबल है, क्योंकि बहुत दूर है, इंटरेक्शन नहीं है, एनर्जी नहीं है, और स्टेबल है। तो ये मोस्ट ऑफ द केस, या घूमते घूमते सबसे ज्यादा टाइम इस स्टैगर्ड फॉर्म में रहता है, क्योंकि इसको स्टेबल होना। बट सिंगल बॉन्ड क्या करता है, रोटेट करता रहता है, इसलिए रोटेट होता रहेगा 360। ये इधर घूमता 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 हुआ एक टाइम ऐसा है कि ये फिर अपनी पोजीशन पर आएगा। दैट इज द कॉन्फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशन। तो अगर सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, कन्फर्मेशन होता है, रूम टेम्परेचर पर होता है, इसको कोई हीट की जरूरत नहीं होती है, ये होता रहता है, इन प्रोसेस है। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड से कंपेयर करूं, डबल बॉन्ड रोटेट नहीं होता है, यहाँ रोटेट नहीं होगा, इसलिए इसमें कन्फर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो कन्फर्मेशन होने के लिए सिंगल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम आगे बात करें, तो ये तो हमारा स्टेगर्ड और एक्लिप्स फॉर्म हो गई। तो ये क्या होता है, ये स्टेगर्ड एक्लिप्स। अब हम उस कार्बन की बात कर रहे हैं जहां पर क्या है, ये आर है, इस आर की बात कर रहे हैं, ये रोटेट होता रहता है। लेकिन अगर मैं इसमें देखूं, हाइड्रोजन, तो इसमें एक सिमिट्री है, सिमिट्री। ठीक है, सिमिट्री तब तक होगी जब तक एक कार्बन में चारों चीजें एक जैसी ना हो, ये सिमिट्री है। एक, इसको मीथेन मान लो। ठीक है, एक कार्बन पर चार, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड रोटेट करता रहता है, ये सारे रोटेट करते रहेंगे, कन्फर्मेशन इसमें होता रहेगा। तो अब हम इसको चेंज करते करते सब, यहाँ पर आर, ये आर, फिर भी इसमें सिमिट्री है, R1 R2 H। अब इसमें चारों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए, यानी कि इसमें एक डिसिमिट्री आ चुकी है। इस डिसिमिट्री को हम बोलते हैं कायरल, कायरल कार्बन। यानी कि कायरल होने, कायरल
कार्बन क्या है, जब कार्बन के पास, इस सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, कार्बन के पास अगर चारों ग्रुप अलग अलग हैं, फंक्शनल ग्रुप अलग हैं, तो उसके अंदर एक डिसिमेट्री आ जाती है, उसमें एक कैरेक्टर आ जाता है, वो उसके अंदर एक डिसिमेट्री आ गई, उसको वो कायरल हो जाएगा। उसके अंदर क्या एक एक्टिविटी आ गई है, क्या चीज आ गई है कि वो अब कायरलिटी शो करने लग जाता है, कायरल। ठीक है, तो इस तरह से कायरल हो गए। अब ये अपने मिरर इमेजेस भी जनरेट करने लगेगा जैसे ही उसके अंदर सिमेट्री आ गई। तो अब मैं यहां पर आप देख रहे हैं एक फंक्शनल ग्रुप, दूसरा फंक्शनल ग्रुप, तीसरा फंक्शनल ग्रुप, चारों फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन हो गया कायरल। ठीक है, अब इसके अंदर कायरलिटी आ गई तो ये अब मिरर इमेज जनरेट करने लगेगा। ये मिरर इमेज जनरेट करेगा। अगर वो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोसिबल है, दैट विल बी इनएंशियोमर। अभी मैं आपको फिर से बता देता हूं क्या होगा। जब कार्बन चार डिफरेंट एटम्स को से जुड़ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप में तो एटम ही होंगे, यहाँ पर R1 हम दिखाया था, ये इसी को देखते हैं। कार्बन से, एसिड से, ऑक्सीजन से या हाइड्रोजन से, ये एल्डिहाइड से, तो उसके अंदर डिसिमेट्री आ गई, ये ऑप्टिकली एक्टिव बन जाता है, यानी कि वो अब प्लेन पोलराइज लाइट को डेविएट करने लगेगा। प्लेन पोलराइज लाइट यानी कि पोलराइज लाइट, पहले हम सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे थे, सिंगल बॉन्ड में हमारे कॉन्फॉर्मेशन घूमता रहता था, तब तक हम सारे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग थे, सेम थे, तो हमें कोई फर्क नहीं था, क्योंकि हम यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और इनकी बात कर रहे थे। आर, ठीक है, ये सी, एच, इस तरह से करने के, लेकिन जैसे ही हमने उसके फंक्शनल ग्रुप चेंज किए, चारों एक कार्बन पर चेंज कर दिए, तो उसके अंदर एक एक तरह की एक्टिविटी आ गई। अब ये एक्टिविटी क्या है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को डेविएट कर रहा है, चेंज कर, मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है उसके अंदर, वो उसको लेफ्ट या राइट टर्न कर दे रहा है। एक ऑप्टिकल एक्टिविटी आ गई, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी उसके अंदर आ गई, वो हो गए ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो वो अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करने लग गया। तो ये अगर कोई कंपाउंड मिरर इमेज है उसके, तो वो हो गया इनएंशियोमर्स, नॉन सुपर इम्पोजिबल। इनएंशियोमर क्या हो जाता है, दे आर सेम, सिमिलर, बट सिर्फ डिफरेंस कहां पर है, वो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो एक लेफ्ट कर दे रहा है, एक राइट कर दे रहा है, बस बाकी वो दिखने में भी सेम और चलने में भी सेम, सारे बिहेवियर उसके सेम हैं, उसको हम सेपरेट कर ही नहीं सकते। वो ऐसे ट्विंस हैं जो कि आइडेंटिफाई ही नहीं होते हैं, बोथ आर सिमिलर, मोस्ट ऑफ द केसेस हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। जैसे आपने सुना होगा सिट्रजिन, सिट्रजिन जो ड्रग थी वो इस तरह से ही थी, उसमें कायरल था और वो दोनों साथ थे, उसको हम ड्रग लेते थे, और उसमें खाने के बाद वो एच ब्लॉक तो करती थी और नींद भी आ जाती थी। ठीक है, कुछ दिनों बाद देखा अरे ये तो दो है, एक नहीं कंपाउंड, दो है, ये तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, एक डी है, एक एल है, हमने पढ़ेंगे हम डी एल क्या था, डी और एल है। तो उसको तब पता चला बॉडी के अंदर जाते ही, बाहर तो ही सेम है, बॉडी के अंदर जाते ही डी और एल अलग हो गए, और डी तो नींद लाने में कर रहा है, ये तो कुछ मदद ही नहीं कर रहा है उसमें, एलर्जी कम करने में, एनर्जी करने में एल काम कर रहा है, तो इसलिए अब केवल लीवोसिट्राजिन आती है। इनको सेपरेट किया गया इन एंजाइम्स को, जो कि आसान नहीं होता है। इसलिए इन एंजाइम्स क्या है, मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजिबल नहीं है। सिर्फ डिफरेंस देखो, यहाँ हाइड्रोजन मेरी साइड है, यहाँ हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन मुझसे दूर है, यहाँ हाइड्रोजन मेरी साइड है, बस। इसके सॉल्युबिलिटी सेम, इसके सारे कैरेक्टर सेम, पोलैरिटी सेम, मेल्टिंग पॉइंट सेम, सब कुछ सेम। ये ऐसे भाई हैं ट्विंस ब्रदर जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि अगर ये मिक्सर में आ गए दोनों, तो हम इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। दे आर इनएंशियोमर, इनएंशियोमर्स, दे आर मिरर इमेज,
नॉन सुपर इम्पोजिबल, मिरर इमेज मतलब एक जैसे, तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है इनएंसियोमर्स। तो यहाँ पर इनएंसियोमर्स हमने देखा कायरलिटी की वजह से आई, जहां पर फंक्शनल ग्रुप उसके डिफरेंट डिफरेंट थे। तो ये इनएंसियोमर एक ये था और एक ये है जो कि आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं एज लाइक ट्विंस ब्रदर, बट इनका एक कैरेक्टर ऐसा है जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हो गया कायरलिटी। हमने लाइट डाली तो ये राइट कर रहा है, ये लेफ्ट कर रहा है, सिर्फ ये इस तरह से कैरेक्टर से ही इसको सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो ये हैं कायरल सेंटर से जनरेट होने इनएंसियोमर्स। एक कायरल सेंटर से अगर हमने देखा तो उसमें दूसरा एक इनएंसियोमर जनरेट हो गया है, जिसको हम इनएंसियोमर बोल रहे हैं। ये दोनों मिरर इमेज हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, दिस इज इनएंसियोमर्स। केवल सिर्फ डिफरेंस क्या है इनका, ये ऑप्टिकल लाइट डालने पर ही अपना डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर करते हैं। देखो नॉर्मल कंडीशन में ये एक जैसे हैं। जैसे ही कायरल इन्वायरमेंट आया, यानी कि कोई भी कायरल इन्वायरमेंट जहां पर कायरलिटी हो पहले से, जैसे बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में कायरलिटी रहती है बॉडी में, तो वो अलग अलग दिखने लग जाता है, ये अलग अलग बिहेव करने लग जाता है। इसीलिए सिट्राजिन जैसी ड्रग जो थी वो डेक्स्ट्रा और लीवो में बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाती थी और अपना अपना एक्शन कर लेते थे, क्योंकि बॉडी हमारी कायरल है। तो हम इस सब्सटेंस जो कि बाहर एक दो भाई जो एक जैसे थे, जैसे अंदर गए अपना अपना बिहेव करने लगे, यानी कि ट्विंस ब्रदर हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन में एक है, हो सकता है कुछ चीज देखने पर एक को गुस्सा आया दूसरे को ना आया, तो हम उसको उस गुस्से को उसको सेपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। हो सकता है एक को किसी चीज से, कोई सीरियल नहीं देखता हो, उसको गुस्सा आ जाता हो, तो हम बता देंगे ओके ये राम है और श्याम है। राम के सामने कुछ मैंने ऐसी चीजें रख दी, नॉनवेज रख दिए, तो राम को बुरा लगने लगे, तो हम हर बार नॉन वेज रख के इसको पहचान सकते हैं, ओके यू आर राम, वरना ये सेपरेबल नहीं है। तो इस तरह से ये कायरल इन्वायरमेंट में रखते ही हम देख लेंगे ये कौन कौन से हैं। तो ये कायरल, इसलिए इनके लिए यूज किया जाता है सेपरेशन के लिए कायरल एचपीएलसी या कायरल कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कायरलिटी इंड्यूस एटमोस्फेयर होना चाहिए इसके लिए, इनएंसियोमर के लिए। इनएंसियोमर दे आर मिरर इमेज। अब नॉर्मल कंडीशन में तो ये एक जैसे थे, अगर आप देख रहे होंगे, लेकिन ये बॉडी के अंदर आते ही कायरल हो गए। जैसे हमारी बॉडी, हम नॉर्मल तो एक जैसे, लेकिन मिरर में हम लोग अलग अलग दिखने लग जाते हैं, एक इधर एक इधर, बट नॉन सुपर इम्पॉसिबल रहता। तो ये सिंगल बॉन्ड में जब भी हमने चारों फंक्शनल ग्रुप बदल दिए ये, तो इसके अंदर एक तरह की एक प्रॉपर्टी आ गई जिसको बोलते हैं कायरलिटी या ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, उस ऑप्टिकल एक्टिविटी से ही एक दूसरा कंपाउंड जनरेट हो गया, उसका ट्विंस जनरेट हो गया, जिसको हम इनएंसियोमर बोलते हैं। वो एक जैसे दिखते हैं सब, पूरी प्रॉपर्टी, रिजोल्यूशन सेम, डिसइंटीग्रेशन सेम, सॉल्युबिलिटी सेम, एब्जॉर्प्शन सेम, सब कुछ सेम है। बट उसमें क्या डिफरेंस है, केवल ये कायरल लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट को एक लेफ्ट कर देता है, एक राइट कर देता है, इनएंसियोमर्स कहलाते हैं वो। तो इनएंसियोमर्स क्या हो जाते हैं, प्रॉब्लमेटिक होते हैं, क्योंकि दे आर सिमिलर इन एवरी कंडीशन, केवल कायरलिटी इंड्यूस करने में ही वो डिफरेंस होते हैं। वरना अगर दो कंपाउंड है, दो इम्प्यूरिटी है किसी भी सब्सटेंस में, तो उसको हम कॉलम से अलग कर सकते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी या किसी से भी अलग कर दिया हो गए। लेकिन अगर इनएंसियोमर दो हैं तो उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें कायरल टीएलसी चाहिए, कायरल एचपीएलसी चाहिए, कायरल इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, इनएंसियोमर को इस तरह से देखा जाता है। तो इनएंसियोमर क्या चाहते हैं, ये सेपरेट नहीं कर सकते, उसको सेपरेट करने की टेक्निक को बोलते हैं रिजोल्यूशन। इसको, और इससे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो दो इनएंसियोमर एक साथ हैं, राम और श्याम एक साथ हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। यानी कि रेसमिक मिक्सचर
इनन्सियोमर का मिक्सर हो गया, टोटल एक्टिविटी 0 हो गई क्योंकि एक तो लेफ्ट साइड कर रहा है उतना ही दूसरा राइट साइड कर रहा है, टोटल एक्टिविटी 0 हो गई। रेसमिक है लेकिन उसमें दो, जैसे मैंने बात की थी सिट्राजिन, सिट्राजिन रेसमिक मिक्सर था, बॉडी के अंदर जाते ही लीवो ने अपना काम शुरू कर दिया और डेक्स्ट्रो ने अपना काम कर दिया। तो ये हो गया रेसमिक मिक्सचर, यानी कि एक इनन्सियोमर दूसरा इनन्सियोमर साथ में है और वो दिख सेम रहे हैं, सब कुछ सेम है लेकिन 50-50% है, तो हम समझ जाते हैं दे आर इनन्सियोमर। और उनको सेपरेट करना नॉट ए इजी टास्क, उस टेक्निक को हम रिजोल्यूशन बोलते हैं। बहुत बार आता है टेक्निक सेपरेट, रिजोल्यूशन इज फॉर सेपरेशन ऑफ, रहता है कन्फॉर्मर, कॉन्फ़िगरेशन, इनन्सियोमर, डायस्टेरियोमर। तो हम इनन्सियोमर, अभी हम डायस्टेरियोमर की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनन्सियोमर करते हैं, जो कि मिरर इमेज है एक दूसरे की एकदम सिमिलर हर कंडीशन में, तो उसी की बात होगी। डायस्टेरियोमर क्या होते हैं? दे आर नॉट मिरर इमेज, जो मिरर इमेज ही नहीं है तो उनको सेपरेट करना भी आसान है और उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भी नहीं, उनकी प्रॉपर्टी भी अलग होती है। डायस्ट्रोमर्स दे आर नॉट इवन मिरर इमेज, तो हमें उस पर ज्यादा बोधर होने की बात ही नहीं है। डायस्ट्रोमर्स के लिए प्रॉब्लम है इनन्सियोमर्स, ठीक है, सेपरेबल। और उन जब साथ हों तो उस तरह के मिक्सर को हम रेसमिक मिक्सर बोलते हैं, यानी कि अगर रेसमिक मिक्सर से अलग करना हो तो हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं इनन्सियोमर्स को, आर और एस को, या डी और एल को। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे डी और एल आर एस क्या है, बट वो इनन्सियोमर्स को सेपरेट करने के टेक्निक को रिजोल्यूशन हम बोलते हैं। अगर थोड़ा सा मैं आगे मूव करूं, ये आप एक एग्जांपल से देखो, सिलिका सबने सुना होगा, सिलिका टीएलसी, टीएलसी में जैसे एक कंपाउंड का वो करते हैं, रन करते हैं तो एक स्पॉट आता है, लेकिन रेसमिक कंपाउंड को जो कि दो हैं एकदम क्लोज ट्विंस, दो हैं, उसको मैं सेपरेट, उसको मैं टीएलसी में रन कर रहा हूँ तब भी मुझे एक दिख रहा है क्योंकि ये नॉर्मल सिलिका है। अगर मैं कायरल सिलिका यूज करूँ, कायरल टिंट यूज करूँ, ये दो दिखने लग जाएंगे क्योंकि वे दो हैं, एक्चुअली दे आर रेसमिक, बट उनका बिहेवियर, सॉल्युबिलिटी, क्योंकि टीएलसी किस पर काम करता है? एब्जॉर्प्शन और पार्टीशन कोफिशिएंट पर, वो आगे हम देखेंगे। सब कुछ सेम रहता है इसका, सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट, बट सिर्फ और सिर्फ कायरल इन्वायरमेंट में अलग अलग दिखने लग जाते हैं। ये एक एग्जांपल है जस्ट फॉर द प्रॉब्लम देखने के लिए कि एनएंशियोमर्स दे आर प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। तो इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है एनएंशियोमर्स को, एनएंशियोमर्स का नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे हम इसको देखते हैं। ठीक है, एनएंशियोमर्स का नोमेनक्लेचर हम लोग दो तरह का से करते हैं, एक तो एब्सोल्यूट, एक तो रिलेटिव। एब्सोल्यूट, आप लोग नोट्स में छोटी छोटी चीजें हैं ना जो देख लिखते रहो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, दो तरह के हमेशा कंपैरिजन होते हैं। एक एब्सोल्यूट, सपोज मैंने एक लाइन यहाँ पर खींच दी, मैं बोलूंगा छोटी है बड़ी है, तो आप कुछ नहीं बोल पाओगे क्योंकि जब तक मैंने दूसरी चीज नहीं खींची। अब मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे ये वाली लेफ्ट वाली छोटी है, मैं बोलूँ ये खींच लूँ तो आप बोलूंगा ये बड़ी है। तो रिलेटिव होते हैं, एक दूसरे से रिलेटिव में रिलेट करते हैं, तब तक हम नहीं बोल पाएंगे जब तक हम दूसरे से कंपैरिजन नहीं करते हैं, ठीक है। ये हो गया रिलेटिव। दूसरा हो गया एब्सोल्यूट, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच दूं 1 मीटर की, अब मैं बोलूंगा छोटी है बड़ी है, आप कुछ नहीं बोल पाओगे, आप सिर्फ ये बोल पाएंगे ये 1 मीटर है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। 1 मीटर, 1 लीटर दूध कम है ज्यादा है? 1 लीटर है, दैट इज एब्सोल्यूट। टेम्परेचर है 27 डिग्री है आज, तो 27 डिग्री है। कम या ज्यादा है तब मैं बोलूंगा कि कल से कम है या परसों से कम है, ज्यादा है, दैट इज रिलेटिव कंपैरिजन। तो एब्सोल्यूट इज एब्सोल्यूट, टेम्परेचर टुडे टेम्परेचर इज 27 मींस 27, दिस इज द वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। 1 मीटर है तो 1 मीटर है एब्सोल्यूट। उसी तरह से एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, वो होता है स्मॉल डी और स्मॉल एल, जो है या वो है। इसमें इसको हम पोलरिमीटर से चेक करते हैं। एक कंपाउंड को मैंने देखा, वो प्लेन पोलराइज लाइट को डेक्स्ट्रो मींस दाई साइड डेविएट कर रहा है, राइट साइड, प्लेन पोलराइज लाइट राइट को राइट साइड डेविएट कर रहा है, तो डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट साइड कर रहा है लीवो। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, अगर है तो है। कोई कंपाउंड स्मॉल डी और स्मॉल एल की बात कर रहा हूं मैं,
आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हो, कई बार ये लिखा रहता है डी या बड़ा डी, तो फोर्थ ईयर में कई बार पूछता हूँ मैं, तो वो बोलते हैं डी डेक्स्ट्रो है, डी डेक्स्ट्रो और लीवो स्मॉल डी स्मॉल एल होता है, इसको हम प्लस और माइनस भी लिखते हैं। दिस इज रिलेटिव, जो इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू, जो सॉरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, पोलरीमीटर से आता है। दूसरा है रिलेटिव, ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं। रिलेटिव में क्या हो जाता है, आर और एस या डी एन एल, ये आर और एस डी एल है ना, ये नोमेनक्लेचर है एनंजियोमर्स का। यानी कि एनंजियोमर को अगर नाम देना हो तो हम इस तरह से दें। एक तो एक्सपेरिमेंट से आया, सपोज कोई रेसमिक मिक्सचर है, रेसमिक मिक्सचर है, उसमें हमें देखना है क्या क्या है, तो हम उसको रेजोल्यूशन से सेपरेट करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे ये आर है या एल है, तो सॉरी डी है एल है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट पोलरीमीटर को डालेंगे, उसमें देखेंगे अगर राइट साइड को रोटेट कर रहा है तो वो हम डेक्स्ट्रो बोल देते हैं, लेफ्ट साइड को कर रहा है लीवो बोल देते हैं। उसके स्ट्रक्चर, ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू है, उसमें हमें स्ट्रक्चर का पता होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू है वो है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से पोलरीमीटर से यही आ रहा है। लेकिन रिलेटिव ये होता है कि हम किसी भी स्ट्रक्चर को देख के, अब मैं इस स्ट्रक्चर को देख के यहाँ पर आर और एल नहीं बोल सकता हूँ, इस स्ट्रक्चर को देख के मैं यहाँ पर स्मॉल डी स्मॉल एल नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। बट मैं इसका नोमेनक्लेचर कर सकता हूँ, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, मैं ये देख सकता हूँ ये आर है या एस है या डी है या एल है, क्योंकि ये रिलेटिव है। आर और एस किससे रिलेटिव होते हैं, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप से, ये बताया जाएगा। रिलेटिव है तो किसी से होगा, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप से, LEAST लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बताया जाएगा अभी प्रायोरिटी ग्रुप क्या है। और डी और एल क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड से कंपैरिजन किया जाता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड से, ग्लिसरॉल्डिहाइड। यानी कि अब दो तरह के हमारे पास इनएंशियोमर्स का नोमेनक्लेचर है, एक तो एक्सपेरिमेंटल होता है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट, डी और एल। हमारे पास कोई पाउडर दिया गया है, हमको बोल दिया इसका नाम क्या है, तो हम पोलरीमीटर में डाल देंगे, एक डी होगा एक से एल होगा, स्मॉल डी स्मॉल एल। लेकिन उस पाउडर से हम ये आर और एस है ये नहीं बता पाएंगे, और डी और एल है ये भी नहीं बता पाएंगे, कैपिटल डी और कैपिटल, क्योंकि ये स्ट्रक्चर से है और रिलेटिव से है। एक तो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप से होता है, दूसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड के लास्ट कायरल के OH से। ठीक है, तो ये हो गया। अभी आपको टाइम फिनिश हो रहा है तो मैं लिंक डाल रहा हूँ, आप फिर से रिज्वाइन करिए। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार रिवीजन कर रहा हूँ 1 मिनट तक। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग कहाँ से किया है, सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, रोटेट करता रहता है, कॉन्फॉर्मेशन बनता रहता है। कॉन्फॉर्मेशन हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रेगर और एक्लिप्स्ड। ये तब तक रहता है जब तक फंक्शनल ग्रुप सेम है या दो, उसमें डिसिमिट्री नहीं है। जैसे ही उसमें डिसिमिट्री आ गई, उसमें एक और करेक्टर आ गया कायरलिटी, या कायरल या ऑप्टिकल एक्टिविटी आ गई। तो अब ऑप्टिकल एक्टिविटी में इरेंशियमर जैसी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि दे आर मिरर इमेज, उनका नाम भी सेम है, आईयूपीएसी नेम भी सेम है, सब कुछ सेम है, बट उसके अंदर एक करेक्टर है कि उसके अंदर एक ऑप्टिकल एक्टिविटी आ गई है और वो मिरर इमेज है, दे आर इरेंशियमर्स। प्रॉब्लमेटिक फॉर अस, ड्रग डिस्कवरी के लिए प्रॉब्लम करता है, क्योंकि वो सेपरेट नहीं होते, वो हमेशा रेसमिक मिक्सचर में रहते हैं। रेसमिक मिक्सचर मतलब जहां पर दो इनएंशियोमर रहते हैं 50-50%।